स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल पे। आज मैं आप लोग को बस इजिप्शियन सिविलाइजेशन डिस्कस करूंगा और इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बारे में बताऊंगा। इजिप्शियन सिविलाइजेशन जिसे मिस्र की सभ्यता भी कहा जाता है और उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे और पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में जाना, तो आज हम लोग इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बारे में जानेंगे। जिस तरीका से मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन फर्टाइल क्रिसेंट का पार्ट था, उसी तरीका से फर्टाइल क्रिसेंट का पार्ट इजिप्शियन सिविलाइजेशन भी गुजरा है, क्योंकि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और इजिप्शियन सिविलाइजेशन दोनों ही लगभग सेमी एरिया में पड़ता है। थोड़ा सा फासला है, बाकी दोनों का अगर लोकेशन देखिए थोड़ा दूरी में दोनों पड़ता है। तो आज हम लोग दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट सभ्यता इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन फर्टाइल क्रिसेंट का पार्ट है। ये फर्टाइल क्रिसेंट कौन से एरिया को कहा गया? फर्टाइल क्रिसेंट रिवर नाइल का नॉर्थ से लेकर जो पैलेस्टाइन इसराइल का जो एरिया है, फिर फिनोसिया है, वो पूरा एरिया, फिर उसके बाद टिग्रिस रिवर और यूफ्रेट्स रिवर से लेकर पूरा पर्शियन गल्फ तक, ये पूरा एरिया आपका जाकर फर्टाइल क्रिसेंट का पार्ट है। ये आप मैप में अच्छे तरीके से देख सकते हैं। इसका नाम फर्टाइल क्रिसेंट क्यों पड़ा? क्योंकि ये जो पूरा एरिया है ये एक क्रिसेंट शेप बना रहा है, इसलिए इसका नाम फर्टाइल क्रिसेंट पड़ गया। क्योंकि ये जो एरिया था उस दौर का सबसे फर्टाइल रीजन माना जाता था। तो फर्टाइल क्रिसेंट में आपका जाकर रिवर नाइल भी आता था, टिग्रिस यूफ्रेट्स रिवर भी आता था। तो इसलिए इसी जगह पे दो सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन गुजरा है, जिसे एक है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, दूसरा इजिप्शियन सिविलाइजेशन। एक के बारे में हम लोग ने इसे पहले पढ़ लिया है। आज हम लोग इजिप्शियन सिविलाइजेशन यानी कि मिस्र की सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। आज इसका भी एक से ज्यादा पार्ट आने वाला है, तो जुड़े रहिए दोस्तों हमारे साथ, क्योंकि एक वीडियो में मैं इसे कंप्लीट नहीं करूंगा। थोड़ा शॉर्ट वीडियो रहेगा, लेकिन 2-3 पार्ट में ये वीडियो आएगा। सबसे पहले टाइमलाइन देख लेते हैं। 5500 BCE में सबसे पहले फार्मिंग विलेज देखने को मिलता है इजिप्ट में। इजिप्ट में सबसे पहला फार्मिंग विलेज किया, अब फार्मिंग हो रहा है, अब गांव बसना शुरू हुआ है। 5500 BCE में सबसे पहला ये हम लोग इसका ट्रेस मिलता है हमें। फिर 4300 BCE में जो इजिप्ट का भी पार्ट आपको मैं बता दूं, अभी आगे बताऊंगा लोकेशन, तो मैं बताऊंगा। अपर इजिप्ट दो पार्ट में बटा हुआ था, एक अपर इजिप्ट और एक लोअर इजिप्ट। तो 4300 BCE में अपर इजिप्ट और लोअर इजिप्ट को मर्ज कर दिया गया। फिर 3400 BCE में जो किंग मेनिस है अपर इजिप्ट का, उसने इजिप्ट को फिर से यूनिफाइड किया। फिर 3400 BCE से लेकर 2474 BCE में ओल्ड किंगडम आया। फिर 2475 से लेकर 2160 BCE में फ्यूडल एज आया, मतलब लैंडलॉर्ड्स लोग का दौर आया। फिर 2160 से लेकर 1780 BCE में मिडिल किंगडम आया। फिर 780 से लेकर 1580 BCE में हिक्सॉस इन्वेजन हुआ। फिर 1580 से लेकर 525 BCE में न्यू किंगडम का इमर्ज हुआ। फिर 1580 से लेकर 1557 BCE में हैमिस ऑफ थेबिस का रीन आया। 1479 से लेकर 1447 BCE में थुथमोसिस 3 का आपका जाकर दौर आता है। फिर आपका जाकर 1411 से लेकर 1375 BCE में आमेनहोटेप का रीन आता है। अभी मैं जिसका भी नाम ले रहा हूँ उसमें अगर प्रोनाउंसिएशन में गलती हो जाए तो आप मुझे माफ कर सकते हैं, ये पुराना नाम है, इनका प्रोनाउंसिएशन में गलती हो सकता है। फिर 1182 से लेकर 1151 BCE में रामेसेस 3 का रीन आता है, और ये सबसे लास्ट सबसे महान फैरो माना जाता है। फैरो यानी कि इजिप्शियन के जो राजा होते थे उन्हें फैरो कहा जाता था। फिर 525 BCE में पर्शियन लोगों ने क्या किया, इजिप्ट को कॉन्कर कर लिया। तो ये था पूरा टाइमलाइन। अब इसको पूरा अच्छा से डिस्कस हम लोग करेंगे आज के टॉपिक पे। तो सबसे पहले हमें सोर्स कहाँ से मिलता है, क्या हमें इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बारे में जो पता चलता है, कौन है जो बताया, कोई किताब लिख दिया है, कहाँ से हमें पता चलता है? सबसे पहले डेमोटिक क्रॉनिकल, उस दौर के इतिहास से। फिर स्टोरी ऑफ सिनोही से पता चलता है। इंस्ट्रक्शन ऑफ हैमिन ने, ये जो राजा हमारे बनाया वो उसने इंस्ट्रक्शन को इशू किया था, उससे पता चलता है। रॉयलिस्ट इंस्ट्रक्शन, आपको जाके जो राजा ने जो भी इंस्ट्रक्शन दिया था, या राजदूत उस दौर के राजा के जो सहयोगी लोग थे कोई भी इंस्ट्रक्शन देते थे अब जनता के लिए, उससे पता चलता है। बुक ऑफ डेट एक फेमस बुक है, उससे भी पता चलता है। फिर टूम में, पिरामिड में जो भी तरह का जो शिलालेख मिला है, जो भी वॉल पेंटिंग है, उससे पता चलता है। फिर उस दौर का वेपन, वेसल, जो भी ऑर्नामेंट जो भी इस्तेमाल लोग करते थे, जिसमें जो भी लिखावट मिला, जो भी सील मिला, उससे हमें इंफॉर्मेशन मिलता है। अब हम लोग लोकेशन के बारे में जानते हैं कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन का लोकेशन कहां से कहां तक था। देखिए एशिया और अफ्रीका को ये इंटरसेक्ट कर, इजिप्ट का जो आप ये मैप देख सकते हैं, ये एशिया और अफ्रीका दोनों कॉन्टिनेंट पे पड़ता है। एंशिएंट इजिप्ट जो था उसे प्रोटेक्ट करता था बहुत सारा नेचुरल बैरियर। कोई भी सिविलाइजेशन अगर आपका पनपता है तो उसे नेचुरल सपोर्ट बहुत होना चाहिए। तो
इजिप्शियन सिविलाइजेशन अगर फला फूला तो एक तो कारण था कि रिवर नाइल का किनारे था, फर्टिलिटी बहुत था, खेती बाड़ी होता था, तो वो तो था ही था, लेकिन नेचुरल बैरियर भी था जो इससे बाहरी जो कोई भी ट्राइब थे वो लोग इजिप्शियन लोगों पर अटैक नहीं कर सकते थे। तो सबसे पहला कि एक साइड आप देख सकते हैं डेजर्ट है, हार्बर लेस, उधर पर कोई भी आपका जाकर, दूसरा तरफ देखिए मार्शी कोस्ट है जहाँ पर दलदली एरिया है, कहीं पर समुंदर नहीं है। फिर नॉर्थ से आपका जाकर लेक विक्टोरिया बह रहा है, यही ओरिजिन आपका माना जाता है कि आपका जाकर मतलब नाइल रिवर का, और नाइल रिवर दुनिया का सबसे लंबा रिवर ये तो आपको पता ही है। और नाइल रिवर में बहुत सारा नदी और बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज भी बहुत सारा ट्रिब्यूटरीज नाइल रिवर में आकर जुड़ता है, और फिर ये नाइल रिवर पूरा इजिप्ट से होते हुए आपका जो मेडिटेरियन सी में जाकर मर्ज हो जाता है, माने कि ड्रेन हो जाता है। और ये अपना जर्नी के दौरान ये एक नैरो वैली बनाता है और बहुत सारा हिल का चेंज भी आता है एक साइड में। तो ये पूरा मैप देख सकते हैं, एक साइड आपका जाकर समुद्र सी है, आपका जाकर पर में आपका जाकर, फिर उसका लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं तो क्या आता है, आपका पूरा रेत है, रेगिस्तान एरिया है, ठीक है। तो इससे क्या होता है आपका जाकर इजिप्शियन लोगों पर बहुत दिन तक आपका जाकर कोई बाहरी आक्रमण नहीं हुआ। तो नाइल रिवर जो है वो ऐसा रिवर है जो हर साल बहता है, कभी भी कोई भी जो एक्सेस जब बाढ़ आता, साल में जब बाढ़ आता था तो एक्सेस वाटर क्या होता था, वो अपना जो बेड है वो बढ़ा लेता था। अब जब आपको पता ही है जब फ्लड आता है हर साल तो रिवर बेड बढ़ जाता है। जब रिवर बेड बढ़ने के बाद रिवर अपने साथ बहुत सारा सिल्ट लेकर आता, ब्लैक सिल्ट लेकर आता था, अपने साथ ब्लैक सिल्ट लेकर आता था जो बहुत रिच होता था सॉइल का फर्टिलिटी के लिए और अनाज के लिए बहुत अच्छा, मतलब अनाज बहुत आसानी से क्रॉप ग्रो करता था इस सॉइल पे। जब बरसात का मौसम चले आता था तो रिवर सुखड़ जाता था, जब अपना ओरिजिनल बेड पे आया था तो एक्स्ट्रा आपका जाकर रिवर बेड बढ़ गया था, तो वो सब एरिया जब आज सूखने के बाद वहाँ पर मट्टी में यही ब्लैक सिल्ट आकर जम जाता था। फिर यहाँ पर खेती, इस मट्टी पे खेती बहुत अच्छा होता था। तो ये पूरा इजिप्ट के लिए फर्टाइल जमीन प्रोवाइड करता था और यहाँ पर खेती बाड़ी बहुत आसानी से और अच्छा से होता था। और रिवर स्लीप आपका जाकर फ्लड लाकर सॉइल को फर्टाइल नहीं करता था साल साल, बल्कि जो इजिप्शियन लोग थे उन लोग ट्रैवल भी यही नदी के थ्रू करते थे, फिर कम्युनिकेशन भी चलता था, ट्रेड भी नाइल रिवर का थ्रू होता था। इसी के लिए यही सब चीज को देखते हुए इतना बेनिफिट जब रिवर नाइल पहुंचा रहा था आपका जाकर किसको, इजिप्शियन लोगों को, मिस्री लोगों को, इसे देखते हैं ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस ने सही कहा है कि जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन है वो गिफ्ट ऑफ नाइल है। मतलब इजिप्ट को कहा है हेरोडोटस ने गिफ्ट ऑफ नाइल, द गिफ्ट ऑफ नाइल। क्यों? क्योंकि ये जो नाइल रिवर है पूरा आपका जाकर साउथ से लेकर नॉर्थ तक बहता है। तो जो इजिप्शियन लोग थे उन लोग सदर्न पार्ट को अपर इजिप्ट कहते थे और नॉर्दर्न जो डेल्टा रीजन है उसे लोअर इजिप्ट कहते थे, ठीक है। तो अब समझ लीजिए जो नाइल रिवर साउथ टू नॉर्थ बहता है, ठीक है, तो इजिप्शियन लोग जो सदर्न पार्ट था उसे अपर इजिप्ट कहते थे और जो नॉर्दर्न डेल्टा रीजन जो पड़ता था उसे लोअर इजिप्ट कहते थे। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जो इजिप्शियन लोग अपने कंट्री को कैमेट कहते थे। केमेट का मतलब होता है ब्लैक लैंड। क्यों? क्योंकि ये ब्लैक कलर जो रिवर नाइल जो अपना साथ सिल्ट लेकर आता था ये सिल्ट ब्लैक कलर का होता था और ये फर्टाइल, ये बहुत ज्यादा फर्टाइल होता था। तो इसी के लिए ये सिल्ट से ही नाम पड़ा था कैमेट। मतलब उस टाइम में कोई इजिप्ट नाम का कोई कंट्री नहीं था, उस टाइम में जो इजिप्शियन लोग थे, जो मिस्री लोग थे, वो लोग अपने कंट्री को या अपने रीजन को क्या कहते थे, कैमेट कहते थे, KEMET, कैमेट। अब आते पॉलिटिकल हिस्ट्री देखते हैं कि कौन कौन राजा गुजरा है, कौन राजा का कैसा शासन काल गुजरा है। देखिए 3400 BCE से पहले का अगर दौर देखा जाए तो वो प्री डायनेस्टिक पीरियड है, यानी कि उस टाइम कोई भी राजवंश नहीं था। लेकिन 3400 BC के बाद जो इजिप्ट है यानी कि मिस्र जो है उस पे फेरो का हुकूमत शुरू हो जाता है। फेरो समझ लीजिए कि टाइटल था। एंशिएंट इजिप्ट लोग अपने राजा को, अपने किंग को फेरो कहते थे और यहीं से डायनेस्टिक पीरियड का शुरुआत होता है। राजवंशी यानी कि बाप का बाद बेटा, जो डायनेस्टी पॉलिटिक्स हम लोग सुनते हैं, एक ही खानदान में पॉलिटिक्स गुजर रहा है, उसी तरीके से डायनेस्टी पीरियड गुजरा कि अब एक राजा का बाद राजा का बेटा उसी खानदान पे राज शासन गुजरेगा। फिर हम लोग ये डायनेस्टिक पीरियड को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते। पहला ओल्ड किंगडम जिसका टाइम पीरियड है 3400 BCE से लेकर 2474 BCE तक, ठीक है। फिर मिडिल किंगडम जिसका टाइम पीरियड 2160 से लेकर 1780 BCE तक। लास्ट न्यू किंगडम जिसका टाइम पीरियड है 1580 से लेकर 525 BCE तक। और इस तीनों पीरियड के दौरान ओल्ड, मिडिल और न्यू किंगडम के दौरानी में कुछ टाइम ऐसा भी आता जब फ्यूडल लॉर्ड लोग का हुकूमत आया। फ्यूडल लॉर्ड लोग जब बहुत पावर हो गए, जिसे फ्यूडल एज कहा गया, जिसका टाइम पीरियड रहा है 2475 से लेकर 2160 BCE तक। उसी का बीच में एक डिसेबिलिटी मतलब कि chaos वाला सिनेरियो गुजरा है। जब हेक्सोस इन्वेजन जब हुआ तब ये 780 से लेकर 1580 BC तक, ये साल को chaos का पीरियड कहा जाता है इजिप्शियन सिविलाइजेशन के दौर में, क्योंकि इस दौर में हेक्सोस लोग जो थे, इन लोग मिस्री लोगों पर बहुत ज्यादा आक्रमण करते थे। तो इजिप्ट में आपको मैंने बताया दिया कि नेचुरल रिसोर्स का कोई कमी नहीं है। सबसे पहला फार्मिंग इजिप्ट में 5500 BCE में हमें उसका ट्रेस मिलता है। उसके बाद जैसा खान पान जहाँ मिलेगा, जहाँ पर लोगों को खाने का सुविधा होगा, रहने का सुविधा होगा, वहाँ पर आबादी भी बढ़ेगा। तो आबादी भी वक्त के
साथ आबादी भी बढ़ते चले गया। तो जब आबादी बढ़ा तो उसे ऑर्गेनाइज करने के लिए पॉलिटिकल सिस्टम भी चाहिए था। तो पॉलिटिकल सिस्टम सिंपल से कॉम्प्लेक्स हुआ, फिर किंगशिप इमर्ज हुआ कि राजा एक बन गया। अब जब कोई एक आदमी बहुत दिन तक रूल कर रहा है तो वो अपने आप को मजबूत कर लिया, तो किंगशिप का इमर्ज देखने को मिलता है। तो यहाँ से आस्था से छोटा छोटा राजा जो एक कबीला को लीड कर रहा था, पावर इकट्ठा कर करके बहुत बड़ा पावरफुल किंगडम का रूप में हमें देखने को मिलता है कि एक छोटा सा यूनिट एक बड़ा किंगडम का रूप ले लेता है आखिरकार। फिर अपर इजिप्ट, लोअर इजिप्ट, मैंने बता दिया कि इससे पहले बताया कि इजिप्ट जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन था वो दो पार्ट में बटा हुआ था, अपर इजिप्ट और लोअर इजिप्ट। तो 4300 BCE में जो लोअर इजिप्ट का जो फेरो था उसने क्या किया, दोनों किंगडम को यानी कि जो अपर इजिप्ट और जो लोअर इजिप्ट था दोनों को अलग अलग फेरो रूल करते थे। तो 4300 BCE में ये फेरो का नाम लिखा हुआ नहीं है, इसलिए नाम ये जान लीजिए कि लोअर इजिप्ट का फेरो था, उसने पूरा दोनों किंगडम को मर्ज कर दिया। और हेलियोपोलिस ये पहला राजधानी था आपका जाकर एक यूनिफाइड इजिप्ट का। इससे पहले इजिप्ट यूनिफाइड नहीं था, दो अपर और लोअर इजिप्ट पे दोनों अलग राजा यानी कि जो अलग फेरो राज कर रहे थे। तो सबसे पहला कैपिटल हेलियोपोलिस बना, लेकिन ये यूनिफिकेशन ज्यादा दिन तक नहीं चला। वक्त के गुजरते ही अलग अलग राजा लोग इमर्ज हो गए, अलग अलग पावर स्ट्रगल चला और लोग अपने आप को एक दूसरे से अलग कर लिए, क्योंकि दोनों रीजन का लोग एक दूसरे से भले ही एक सिविलाइजेशन था लेकिन दोनों का कम से कम रहने। आज भी हम इंडिया में रहते हैं लेकिन इंडिया का नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। तो उसी तरीका से अपर इजिप्ट लोअर इजिप्ट भले ही एक सिविलाइजेशन था लेकिन उन लोगों में बहुत ज्यादा डिफरेंस था। तो यही डिफरेंस के कारण लोग फिर वक्त जाते जाते लोग अपने आप को एक दूसरे से अलग कर लिए। फिर 3400 BCE में किंग ऑफ मेनिस नाम है, राजा का नाम मेनिस, ये अपर इजिप्ट का राजा था। इसने फिर से क्या किया, लोअर इजिप्ट और अपर इजिप्ट को मर्ज करके एक यूनिफाइड इजिप्ट का स्थापना किया और ये अपने दौर पे इसने मेम्फिस को अपना कैपिटल बनाया। यहाँ से डायनेस्टिक पीरियड का शुरुआत होता है, यहीं से ओल्ड किंगडम का शुरुआत होता है। किंग मेनिस के बाद बहुत सालों तक 6 डायनेस्टी ने इजिप्ट पर रूल किया। 6 डायनेस्टी में जो चौथा डायनेस्टी था वो सबसे पावरफुल था और इसी चौथा डायनेस्टी का टाइम में, ये मैं ओल्ड किंगडम का बारे में बता रहा हूँ, ओल्ड किंगडम में 6 डायनेस्टी गुजरा जिसमें चौथा जो डायनेस्टी था वो सबसे पावरफुल और इसी के दौर में इजिप्ट बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरस और रिच हो गया था। इसी का दौर में जो बड़ा बड़ा पिरामिड हम लोग को देखने को मिलता है यही दौर में बनना शुरू हुआ और बना। 6 डायनेस्टी का ओल्ड किंगडम का जो 6 डायनेस्टी था, यहाँ से इंडिपेंडेंट और प्रोविंशियल गवर्नर लोग का उदय होता है, यानी कि अब इजिप्ट जो यूनिफाइड राजा था, जो डायनेस्टी पॉलिटिक्स था वो कमजोर होने लगा। अब जो रीजनल गवर्नर थे, जो प्रोविंशियल गवर्नर थे, उन लोग सर उठाने लगे और उन लोग ने आजादी मांगने लगे जो मेन फेरो था उससे। फिर 6 डायनेस्टी का जो फेरो था उसका जब पावर खत्म हो गया, एक सिविल वार शुरू हो गया इजिप्ट में। ये सिविल वार 300 साल तक चला, 2475 से लेकर 2160 BC तक ये 300 साल ये लड़ाई चला आपका जाकर सिविल वार, जिसे खाना जंगी कहा था या गृह युद्ध भी कहा जाता है। तो छोटा छोटा जो गवर्नर थे उन लोग आपस में पावर के लिए लड़ने लगे और इस पीरियड को फ्यूडल एज कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये इस दौर में कोई भी एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं था जो इन लोग को रूल करे। जो भी गवर्नर था जिसका पास जितना पावर था वो एरिया को कैप्चर कर रहा था और अपना हिसाब से अपना ही छोटा एरिया को रूल कर रहा था। तो यहाँ पर कोई एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं था, तो इस एज को फ्यूडल एज कहा गया है। तो इतना 300 साल तक जब डिसयूनिटी रहा और केओस का माहौल रहा, इजिप्ट फिर से यूनिफाई हुआ फेरो के। एक फेरो फिर आ जाता है जिसने क्या करता है, इसे फिर एक करता है और इसे इजिप्ट को फिर से एक करने वाला राजा का नाम था, फेरो का नाम था प्रिंस ऑफ थेबिस। यहाँ से मिडिल किंगडम का शुरुआत होता है। अब ओल्ड किंगडम खत्म हो गया। ओल्ड किंगडम में 6 डायनेस्टी आए, 6टा डायनेस्टी के बाद 300 साल तक केओस का सिस्टम रहा, फ्यूडल एज रहा। फिर से प्रिंस ऑफ थेबिस आता है और यूनिफाई करता है पूरा इजिप्ट को और यहाँ से मिडिल किंगडम का शुरुआत होता है। ये एक कैपेबल और सही राजा था, ये एक स्ट्रॉन्ग मोनार्क था, ये लॉ एंड ऑर्डर को सही किया, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी लाया, अमीर बनाया और फिर से जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन ने जो अपना स्टेटस खो दिया था उसे वापस से वो स्टेटस दिलाया। और इस पीरियड में, इस मिडिल किंगडम में 2 डायनेस्टी का उदय हम लोग को देखने को मिलता है, 11 डायनेस्टी और 12 डायनेस्टी। जो 12 डायनेस्टी था वो 2 शताब्दी तक यानी कि 2 सेंचुरी तक इसने रूल किया, राज शासन किया। जब 12 डायनेस्टी का फॉल होता है, इजिप्ट फिर से छोटा छोटा स्टेट में टूट जाता है। फिर 780 BCE में हिक्सॉस लोग इन्वेट करता है आपका जाकर इजिप्ट के ऊपर। ये जो हिक्सॉस लोग थे, ये लोग मिक्स सेमेटिक लोग थे और माना जाता है ये जो हिक्सॉस लोग थे, इन लोग का जो डिसेंड है, इन लोग का जो आप डिसेंडेंट है, डिसेंड इन लोग का अगर आप ट्रेस देखेंगे इन लोग को कहाँ से बिलोंग करते हैं, इन लोग का माना जाता है इन लोग एशिया से बिलोंग करते हैं, एशिया डिसेंडेंट से इन लोग बिलोंग करते हैं, इन लोग डिसेंडेंट एशिया से बिलोंग करते थे। तो हिक्सॉस लोग ने इजिप्ट पर अटैक किया और अपना पावर बढ़ाया, खासकर अपर इजिप्ट पे। इन लोग ने इजिप्ट पे कंट्रोल 1580 BC तक इन लोग ने क्या किया, इजिप्ट पे रूल किया। अब आते हैं हेमिस ऑफ थेबिस, इनका रीन रहता है 1580 से लेकर 1557 BC। ये क्या करते हैं, हिक्सॉस लोग को हराते हैं और इन लोग इजिप्ट से बाहर फेंक देते हैं। और यहाँ से आपका जाकर थर्ड और फाइनल फेज
एंशिएंट इजिप्शियन का शुरू होता है, यानी कि न्यू किंगडम का शुरुआत यहाँ से होता है। हेमिस ऑफ थेबिस से न्यू किंगडम का शुरुआत होता है और ये किसको भगाते हैं? हैक्सॉस को। और न्यू किंगडम में 3 डायनेस्टी आता है, 18 डायनेस्टी, 19 और 20 डायनेस्टी। हेमिस ने 18 डायनेस्टी को फाउंड किया था और थेबिस जो है वो अपना कैपिटल बनाया था, इसी के लिए इनका नाम है हेमिस ऑफ थेबिस। तो थेबिस जो था जगह वो उनका कैपिटल था। फिर 18 डायनेस्टी का जो फेरो था, फिर से जो इजिप्ट का जो खोया हुआ स्टेटस था वो वापस आया। फिर से इजिप्ट पूरा दुनिया में फिर से अपना पहचान लाया। फिर से माना गया कि इजिप्ट फिर से अब पावरफुल हो चुका है, अब ग्लोरियस पीरियड फिर से वापस आ चुका है इजिप्ट का। फिर से अब इजिप्ट एक पावरफुल सिविलाइजेशन बनकर उभरा। इस दौर में जो सिविलाइजेशन था उसका पॉलिटिकल पावर या इकोनॉमिक पावर पीक पर था। लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा चल रहा था, कहीं पर कोई बेईमानी चोरी नहीं हो रहा था, आपका ट्रेड भी बहुत अच्छा चल रहा था। और इन लोग बहुत जगह पे अटैक भी करते थे, बहुत एरिया को अपना कैप्चर किए। तो इस एग्रीकल्चर से तो और ट्रेड से तो पैसा आ ही रहा। जब इन लोग ने बहुत जगह पे अटैक किया, लूट मार किया, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट किया, तो वहां से वॉर बूटी भी बहुत इन लोग को मिला। और जब वॉर बूटी आने से क्या हुआ, इन लोग का जो इकोनॉमी था वो ज्यादा प्रॉस्पेरस हुआ और इकोनॉमी और ज्यादा ग्रो हुआ। फिर थुथमोसिस 3 इनका रीन रहता है 1429 से लेकर 1447 BC तक। फिर उनका बाद आता है एमेनहोटेप, इनका रीन रहता है 1411 से लेकर 1375 BC तक। ये जो थे, ये दो राजा थुथमोसिस 3 और एमेनहोटेप, ये दो मोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट रूलर गुजरे 18 डायनेस्टी का। फिर रैमसेस 3 इनका रीन रहता है 1182 से लेकर 1151 BC तक। ये 20 डायनेस्टी का राजा थे और माना जाता है ये लास्ट और ग्रेट फेरो गुजरे हैं आपका जाकर इजिप्शियन सिविलाइजेशन का। इनके जाने के बाद बहुत राजा तो बहुत आते हैं, लेकिन सब का सब वीक कमजोर होते हैं, इनका कोई एक पावरफुल सक्सेसर नहीं आता है। अब आस्ते आस्ते कर जो बारबेरियन लोग थे उन लोग इनको पर अटैक करने लगे। फिर आस्ते आस्ते इन लोगों का सोसाइटी खत्म होना शुरू हो गया, किसका? इजिप्शियन लोगों का। फिर मिड 10th सेंचुरी आते आते इजिप्ट का थ्रोन पे जो लिबियन बारबेरियंस लोग थे, इन लोग ने इजिप्शियन थ्रोन को ऑक्युपाई कर लिया। फिर उसके बाद इथोपियंस लोग ने कुछ समय के बाद इथोपियंस लोग ने कैप्चर कर लिया। फिर उनके बाद असीरियन लोग ने। आखिरकार 1662 BC में इजिप्शियन लोगों ने क्या किया, जो असीरियन लोग थे उन्हें भगाया और उन लोगों से, जो बाहरी लोग थे, उन लोग से आजादी प्राप्त किया। लेकिन ये फ्रीडम ज्यादा दिन तक नहीं चला, मतलब ज्यादा दिन तक इजिप्शियन लोग आजाद नहीं रहे। फिर उनके बाद 525 BC में पर्शियन लोगों ने इजिप्ट को कॉन्कर कर लिया और यहाँ से आपका जाकर इजिप्शियन सिविलाइजेशन का खात्मा होता है। इसके बाद और कोई भी ऐसा राजा नहीं आया जो फिर से इजिप्शियन सिविलाइजेशन को वही ग्लोरी वापस दिलाए जिससे पहले था। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक लाइफ, सोशल लाइफ कैसा था, फैमिली स्ट्रक्चर कैसा था, कौन सा धर्म को लोग फॉलो करते थे, आर्ट एंड आर्किटेक्चर क्या है, और कम से कम 2-3 वीडियो और आएगा इस टॉपिक से रिलेटेड। तो जुड़े रहिए हमारे दोस्तों हमारे साथ, ताकि आप लोग को ऐसे ही रोचक जानकारी मिलते रहे और पढ़ते रहिए और अपना नॉलेज में इंक्रीमेंट लाते रहिए। और हमारे चैनल को लाइक दीजिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए।